हेलो सर, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल इनसाइड 360 बाय डॉक्टर विपुल छाया। जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे तो जियोपॉलिटिक्स के बारे में भाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और धमाका कर दिया है। जिनमें धमाका होगा भाई, कुछ ना कुछ ऑकवर्ड होगा, कुछ ना कुछ एंटी इंडियन होगा, कुछ ना कुछ एंटी इमिग्रेशन होगा, या फिर वॉर का कोई न्यूज़ होगा। यही आपके दिमाग में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। एंटी इंडियन, एंटी इमिग्रेशन, फिर वो एक धमाका कर दिया है। देखो इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि भाई आप जब ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परमानेंटली यहाँ स्टे कर सकते हो। देखो ना, क्या होता था, जिनको पता है ग्रीन कार्ड के बारे में। मगर जैसे आप गए यूएसए, आप जैसे पढ़ने गए विद F1 वीज़ा, J1 वीज़ा, आप गए, आप किसी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में L1 वीज़ा लेके गए, आप फिर H1B वीज़ा, टेक्नोक्रेट होके आप यानी टेक्निकल आदमी होके H1 वीज़ा लेके आप यूएसए गए। वहाँ तो आप जॉब कर रहे हो। जब जॉब कर रहे हो, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जॉब कर रहे हो, तो आप क्या करते थे? परमानेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करते थे। और परमानेंट स्टेटस यूएस का क्या होता है? टू अप्लाई फॉर द ग्रीन कार्ड। तो वहाँ जॉब करते करते आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे इतना हाई टैक्स दे रहे हो। फिर वहाँ जब जॉब कर रहे हो तो आप क्या करो? नेचुरली आप घर खरीद लोगे, आपके बच्चे होंगे, बच्चे वहाँ बॉर्न होंगे, और आप बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ने लगते, कॉलेज में पढ़ने भी लगते हैं। लेकिन आपका स्टेटस अभी भी H1 वीज़ा है और आपने अप्लाई किया ग्रीन कार्ड। तो ये जो आप कर रहे हो, ग्रीन कार्ड की क्यू बहुत लंबी है। जो बड़े बड़े देश है, इंडिया और चाइना जैसे की पॉपुलेशन है, ज़्यादा है वहाँ पर। नॉन इमिग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड चाइनीज आर हाईएस्ट वंस, दे आर इन द लैक्स। तो फिर उन लोग भी अप्लाई करने वाले भी ज़्यादा है, तो उनकी क्यू भी ज़्यादा है टू गेट द परमानेंट रेसिडेंसी और द ग्रीन कार्ड। तो ये जो है, मान लो अब इसका मैं एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ। स्टैटिस्टिक क्या है? ये ग्रीन कार्ड में पेज कहाँ फंसता है भाई? पहले होता था 2-4 साल में लोगों को मिल जाता था। अब ग्रीन कार्ड मैंने अप्लाई किया है, तो ये ग्रीन कार्ड में सबसे बड़ा क्रक्स ये है, सबसे बड़ा जो अड़ंगा है वो है कि दे विल गिव ओनली 7%, नॉट मोर देन 7% ऑफ द टोटल एप्लीकेशन टू वन सिंगल कंट्री। यानी दुनिया में तो 200 कंट्री है, लेकिन एक कंट्री को 60% ऑफ द टोटल एप्लीकेशन से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि भाई लास्ट टाइम जो था 2025 में जो था, कितने लोगों ने अप्लाई किया? 1,40,000 लोगों ने अप्लाई किया ग्रीन कार्ड के लिए। तो इसका मतलब 7% of that will become roughly, somebody told me that it will become like 9,800 applicants, or the 9,800 can get the green card. अब एप्लीकेंट्स कितने हैं? यानी इंडिया के एप्लीकेंट्स है 1.2 मिलियन। जी हाँ, आपने सही सुना, 1.2 मिलियन। आज इंडिया के टोटल एप्लीकेंट्स है 12 लाख, 1.2 मिलियन। इसमें से प्राइमरी एप्लीकेंट्स है वो 6 लाख है, और बाकी उनके डिपेंडेंट है या EB2, EB3 वीज़ा वाले भी दूसरे एप्लीकेंट्स हैं। तो मान लो 12 लाख जो एप्लीकेंट्स है, और आपका कंट्री के इतने सारे एप्लीकेंट है, तो फिर आपको जो टॉप कैप होगा, मान लो जो 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 ये साल गया, उसमें 9,800 इंडियंस को ही ग्रीन कार्ड मिलेगा। यानी आप सोच लिए 12 लाख की लाइन है, 9,800 अगर है एक साल इन लोग देने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि आपके कंट्री के एप्लीकेंट ज़्यादा है। तो फिर यानी होगा कि मान लो 10,000 गिन लो, रफली राउंड फिगर 10,000, तो 10 साल होंगे जब 1 लाख लोगों को मिलेगा। तो 1 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड लेने के लिए 10 साल निकल जाएंगे। यहाँ है 12 लाख। तो 12 लाख को अगर इसी रेट से आप दोगे ग्रीन कार्ड क्लियरेंस, तो हो जाएगा 100-120 साल। और इसीलिए वो जोक किया जाता है, दिस सिस्टम हैज बिकम अ जोक वेयर पीपल आर अप्लाइंग फॉर द ग्रीन कार्ड एंड दे मे नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट एंड दे विल नॉट लिव देयर लाइफ, दे वुड हैव लिव्ड देयर लाइफ, दे वुड हैव डाइड, और उनको कभी ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। तो सिस्टम ही उस तरह से बना दिया है। जो हमारे विवेक रामास्वामी थे, इन्होंने कई सारी प्रपोजल की थी। अब मान लो कोई कंट्री है, हैती जैसा कंट्री है, घाना जैसा कंट्री है, या और कोई छोटा कंट्री है, इनकी तो मान लो एप्लीकेशन ही 200 आई, यानी इस साल 200 एप्लीकेशन आई। तो ये कंट्री है, भले 200 एप्लीकेशन, 9,800 तो मिल ही सकते इनको। अच्छा, 9,800 मिल सकते तो 200 ही आई, तो 200 के 200 को पहले साल में मिल जाएगी। तो इनके कंट्री में से मान लो किसी सिंगापुर वाले ने या किसी जापान वाले ने, जापान की तो ज़्यादा होंगे एप्लीकेंट, मगर और कोई छोटा कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री या कोई और कंट्री है, उन्होंने 2,000 एप्लीकेशन आए। तो उनके तो 2,000 के 2,000, और वो मैंने वहाँ देखा। मैं जब वहाँ रेसिडेंसी के लिए वहाँ कर रहा था, मैं जब वहाँ यूएसए में दिया, और मैं जब वहाँ रोटेशंस कर रहा था, मैं देख रहा था इराकी है, कोई इराक का है, कोई ईरान का है, एक तो यानी आई थिंक ही वॉज फ्रॉम ईरान, इराक, वॉट एवर।
तो वो तो जैसे आया और 6 महीने में उसको ग्रीन कार्ड मिल गया, क्योंकि उसके एप्लीकेंट्स ही कम थे। अब आपके तो 12 लाख लोग अप्लाई किए और 10,000 को ही मिलेगा हर साल। तो ये कैसे सिस्टम है? तो ये है, तो इन्होंने क्या बोला, तो ये जो बीच का गैप है इसको बोलते हैं स्टेटस ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। यानी आप तो H1B है, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, यानी बीच जब तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला तो आपका स्टेटस क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, AOS। तो आप एडजस्ट कर रहे हो कैसे? तो अभी ये नौकरी वो नौकरी, ये वीजा वो वीजा करके आप वहां रुक रहे हो ताकि आपके 10-20, आप सोचते हो 20 साल में मिल जाए तो मुझे वो मिल जाए, आप टाइम पास कर रहे हो इन शॉर्ट। तो अब इन्होंने क्या बोला, भाई आपको अगर ग्रीन कार्ड अप्लाई करना, आपने ग्रीन कार्ड अप्लाई किया है तो आपको भाई क्या करना है, या आपका एडजस्टमेंट स्टेटस नहीं चलेगा, आपको अपने कंट्री जाना है, वहां से ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है और वहां से फिर आपको फॉलो अप लेना है, आपको मिलता है नहीं मिलता है क्या होता है। सोच लो दोस्तों, अगर यानी अमेरिकन एम्बेसी में यहाँ पर आप इंडिया में ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हो, अरे भाई कौन पूछेगा? अरे भाई विजिटर वीज़ा भी लेने जाके देखो, यानी विजिटर वीज़ा के लिए भी आप एप्लीकेशन दे के देखो, कितना पैसा होता है, क्या झमेल होता है। मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा तो मुझे वहाँ पर होटल लेना पड़ता है, यानी इतनी सारी लाइन, मुझे वहाँ टाइम मिलेगा तब मैं जाता हूँ, कितना सारा लॉजिस्टिक, कितना सारा प्रॉब्लम। और जब मैं वहाँ H1 का अप्लाई किया, मैं काम कर ही रहा हूँ, तो फिर मुझे क्यों इंडिया? यानी ये क्या है, ये एक तरह से इनको डिस्करेज करना है। तो जो मांगा है, जो ट्रम्प साहब की जो यानी लॉबी है, वो तो बहुत खुश हो गए, भाई करके दिखाया, ठीक है, ये पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, ये लोग आते हैं हमारे जॉब खा जाते हैं। डेमोक्रेटिक लोग इसको बहुत धो रहे हैं कि भाई बहुत अनह्यूमन, इनके बच्चे हैं, यहाँ सिटीजन है, ये लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में, ये तो करेंगे क्या? घर खरीद लिया है, लोन भर रहे, टैक्स भर रहे, ज़्यादा टैक्स भरते हैं इंडियंस, यानी जो NRIs हमारे होते हैं कंपेयर टू द नेटिव अमेरिकन। तो दिस इज द बॉम्ब शेल दैट इज पुट इन द ग्रीन कार्ड। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जब अपना देश होता है तो अपना देश होता है। दूसरे देश में आप जाते हो तो आप अपनी ज़रूरियात के कारण भी जाते हो, ना ही कि उनके लेबर चाहिए, लेकिन आप अपने लिए भी जा रहे हो, तब आप उनके डिपेंडेंट हो। यानी यू कैनॉट आर्ग्यू और यू कैनॉट डू द सेम थिंग व्हाट यू आर डूइंग इन योर इंडिया और इन योर ओन कंट्री। जिस तरह का आप यानी गवर्नमेंट को धोते हो, गालियां देते हो, या उनके खिलाफ नारे लगाते हो, जुलूस निकालते हो, वहां नहीं कर सकते, करो ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, फ्रीडम है, यू फाइट फॉर योर राइट। कितना सारा पैसा, कितने सारे अटॉर्नी, कितनी सारे एफर्ट्स, ये सब डालने, इतना कोई यानी ठीक है, नहीं मिला तो कोई हमारा यानी जान नहीं चली गई, दुनिया नहीं लुट गई, सब कुछ बर्बाद नहीं हो गया। आइए अपने कंट्री में, यहाँ भी आप पत्थर में से यानी पानी निकाल पाए, रेगिस्तान में पानी निकालिए, मेहनत कीजिए, कोशिश करने वालों को तो रिवॉर्ड मिलता है। ये हम लोग क्या है, कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। There's no issue for me for working in India. I've adapted to it. Initially it was difficult, but I've adapted it, and now I'm very happy that I'm within my people. I'm serving my people, and the gratification that I'm getting, nothing more than that. Believe me. कोई कुछ भी करे, अपनी पब्लिक में, अपने समाज को, अपने दोस्तों को, अपने उनके साथ रहना, उनको ट्रीट करना, अपनी अम्मा के आंख में खुशी देखना, अगर किसी की मौत हो जाती है, कोई बीमार होता है, उनको अटेंड करना। और आप वहाँ जब जाके लाचारी फील करते हैं, मैंने भी किया हुआ है मिडिल ईस्ट में रह के। जब कोई यहाँ बीमार हो गया, हार्ट अटैक आ गया, स्ट्रोक आ गया, किसी की मौत हो गई, कोई वेंटिलेटर पर, जब आने में इतनी दिक्कत होती है और फिर जाना पड़ता है उनको छोड़ के, बहुत ही यानी तो वो जो दुख वाली बात होती है। इट्स ओके। So this was the update on the green card and the present situation in the world, and it is always like the matter of demand and supply. उनको यानी जब डिमांड है आप सप्लाई दे रहे हो, अब डिमांड नहीं है तो उन्हें वो सप्लाई नहीं चाहिए। ठीक है, वो इस तरह के देश है तो वो सोच रहे हैं कि डायरेक्टली आपको अभी नहीं बोल रहे, दे हैव गिवन इनफ ग्रीन सिग्नल्स, यानी स्टूडेंट वीज़ाज कम कर दिए हैं, जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको जॉब्स नहीं दे रहे हैं, जॉब्स में अड़ंगा लगा रहे हैं, H1 के क्राइटेरियाज डिफिकल्ट कर रहे हैं, और अब ये ग्रीन कार्ड गया गया, और मैरिज के बाद सिटीजन के बाद और बर्थ राइट सिटीजन के ऊपर भी ये लोग प्रहार करने वाले हैं। These are the signals that you are not wanted anymore, you are not welcome to that extent. जी हाँ, फिर इसमें आता है कि इन्होंने क्या किया है। भाई ग्रीन कार्ड देना नहीं देना, ये पूरा जो ऑफिसर होगा, जो उनका US सिक्योरिटीज, बॉर्डर सिक्योरिटीज, USCIS का जो ऑफिसर होता है, जो आपको वीज़ा देता है, वो डिसाइड करेगा कि भाई आप सही कैंडिडेट हो या नहीं, आप डिजर्व करते हो क्या नहीं ये वीज़ा लेने के लिए। दे हैव द डिस्क्रिशनरी पावर, सो दे विल नॉट गो बाय द रूल बुक।
यानी उनको रूल ये दे दिया कि भाई आप वहाँ बैठे हो, आप वो बंदे का चेहरा देखिए, मुंह देखिए, बात कीजिए, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है सही बंदा है, आपको क्या लगता है इसका पर्पस सही है वहाँ आने का। ठीक है, आपको लगा, चेहरा पसंद आ गया, बात से कन्विंस हो गए, 1 मिनट में कन्विंस हो गए, 1 घंटे में कन्विंस हो गए, दे दो उसको वीजा। अच्छा, आपको उसका चेहरा ही पसंद नहीं आया, मुझे नहीं लगता, आप 2 बात उनकी सुने, हु आर यू, व्हाट यू वांट, व्हाई डू यू वांट टू गो, और आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू कम बैक, आई थिंक योर पर्पस इज डिफरेंट एंड आई कैन रिजेक्ट योर वीजा। फिर आपकी पूरी सोशल हिस्ट्री, पास्ट की हिस्ट्री सब कुछ खंगालेंगे। पहले ये सब नहीं होता था। सबसे ईज़ी ये होता था कि भाई किसी किसी रिलेटिव ने स्पॉन्सर किया, वो आ जाए 2, 4, 10 साल में, या किसी लड़की से वहाँ शादी कर दिया, सिटीजन में ईज़िली आने वहाँ पहुँच जाते थे। मेरे कई दोस्त वहाँ उसी तरह से गए हुए हैं। तो वो तो कहीं नहीं होता था, अब उसमें भी बहुत चेकिंग होता है। So these are the difficult times. Times the world is not like it was before, and that's why we should be careful. We should see the whole world is our family, whole world is our house, and we should have a very broad perspective when we think about ourselves. So this much from the geopolitics of Inside 360. Keep supporting our channel, like, share and subscribe our channel. Comments कीजिए, बताइए किस तरह के कंटेंट्स आपको चाहिए, मैं उस तरह से अपना पर्सपेक्टिव ला कर रखा करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।